हो गए, जो बचे हैं वो दे देना आपको। दो चैप्टर बचे हैं, चलो। When x cube minus 2x square plus ax minus b is divided by x square minus 2x minus 3, ठीक है, the remainder is x minus 3. x minus 6. Find a and b. तो दिव्या क्या करेंगे इसमें? सुहाना, अभिषेक, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती बताओ? जिससे डिवाइड, जैसा कि दिव्या ने बताया, जिससे डिवाइड किया जाए उसको जीरो रख के इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसको जीरो रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को जीरो रखो, और जरा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करो। तो माइनस 3 है, तो दैट इज माइनस 3x और प्लस x, तो कैसे माइनस 2x आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट भी माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज x प्लस 1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। तो हमने जब इसको रखा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो दो आंसर आ गए। अमन आगे समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? बता ही नहीं रही है, रिमाइंडर थ्योरम ही नहीं बता। अभी तो बताया था हमने, तब कहाँ थे आप? अब बोलो। जीरो पुट करेंगे, देखेंगे जीरो किसमें आ रहा है। जीरो आने से क्या, फैक्टर थ्योरम की बात थोड़ी हो रही, रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही। तो इसको पुट करो, इसको दोनों को पुट करो वैल्यू। जब तुम जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो रख दो, तो उसको जीरो रखने से जो x की वैल्यू आती है वो चीज पॉलिनोमियल में पुट कर दी जाती है, और उससे जो आएगा वो क्या होगा बोलो? वही तो रिमाइंडर है। इससे जो आएगा वो क्या होगा? समझ में आ गई बात की नहीं? पहले जिससे डिवाइड करना है उसको क्या पुट करो? जीरो। तो जीरो पुट करने से दो आंसर आ गए x के, ऐसे ही तो करते हैं। अब इनके लिए इनका क्या करें बताओ? पॉलिनोमियल में डाल दें, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। चलो, तो अब आप देखिए, तो px क्या है बताइए? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस बी। अब मैं इसमें माइनस 1 डाल देता हूँ, तो क्या होगा बोलो? माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर और प्लस a इंटू माइनस 1 और माइनस बी। तो ये कितना आ गया? माइनस 1 आ गया, ठीक है। और क्या आएगा बोलो? माइनस 2 इंटू 1 और माइनस ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया बोलो? माइनस 1 और माइनस 2 कितना होता है? तो माइनस 3 माइनस ए माइनस बी, ये चीज हो गई। When it is divided by x square, the remainder is x minus, तो यही किसके इक्वल है बोलो? माइनस 1 डालने से जो आया वो रिमाइंडर है। इसको लिखो x माइनस 6, ये बात हो गई। रिमाइंडर क्या आया बोलो? x माइनस 6। x माइनस 6 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बोलो? 6 नहीं है, x की जो वैल्यू डाली वही तो होगी। तो x की कितनी वैल्यू बोलो? यहाँ पे कितना डाल दें? देखो x की वैल्यू माइनस 1 है, तो हम x की जगह क्या माइनस 1 ना डाल दें? माइनस 1 ही तो डालना है, तो रिमाइंडर पता नहीं चल जाएगा। तो व्हाट इज माइनस 1 माइनस 6 कितना होता है बताओ? अब यही माइनस 3 इधर ले आओ, तो प्लस 3 इट इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ कितना हो गया? क्या माइनस 4, और वहाँ क्या हुआ बताइए? a प्लस बी। तो बोलो a प्लस बी कितना आ गया? क्या 4? दोनों तरफ से निगेटिव हटा दो। अब हमें अमन क्या करना है? अब नहीं पता चलना। अब x की वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में 3 पुट करो,
तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस ए एक्स माइनस बी, तो P3 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस A3 और माइनस बी। चंदन हमसे यहाँ पे क्या गलती हो गई? रुक जाओगे, चंदन को बताना। करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि जब हमने ये वैल्यू डाली तो रिमाइंडर थ्योरम लिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर है। इसलिए कितने में फुल आए हैं? एक में आ गए। तो ये समझ में आ गया, जहां तुम रिमाइंडर की वैल्यू डालोगे वहां रिमाइंडर थ्योरम लिखोगे कि नहीं? अब यहाँ देखिए, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख रहे, बोलो? लिखोगे x माइनस 6 ही, लेकिन x की जगह क्या डालोगे? जो x की वैल्यू को डालोगे। तो x माइनस 6 लिख लें, एंड दिस इज 27 माइनस 9 टू जा 18 प्लस 3a और माइनस b। तो x की जगह डाल दें 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, तो इनका डिफरेंस कितना है? 3a माइनस b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? क्या माइनस 3? तो माइनस 3 आया और माइनस 9 और वहां क्या बच गया? तो दैट इज माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3a माइनस b। और यहाँ पे क्या है बोलो? 4 किसके इक्वल है? दैट इज a प्लस, अब दोनों को ऐड कर दो। बोलो ऐड करने से माइनस b और प्लस b का क्या होगा? क्या वे कट जाएंगे? और यहाँ क्या बचेगा? और इधर कितना बचेगा? माइनस 1, तो फिर a कितना हुआ? माइनस 2। यही वैल्यू किसी एक में डाल दो तो क्या उससे भी आ जाएगा? तो पुट इन a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b कितना आ गया? तो यानी माइनस 2 और 6 इसका सोल्यूशन होना चाहिए, इसका आंसर है माइनस 2 एंड 6। ये सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, सी इज करेक्ट। नोट समझ में आ गई बात? अब अगला देखो। नाउ इफ थ्री एक्स माइनस 1 टू द पावर 7, 3x माइनस 1 की पावर 7 इज इक्वल्स टू a7 x टू द पावर 7 प्लस a6 x to the power 6 plus a5 x to the power 5 plus a4 x to the power 4। ये आप a6 a7 ना समझो, ये ABCD है। मान लो अगर यहाँ 1000 पावर होती तो तुम्हारे पास 1000 ABCD तो नहीं है, तुम कहोगे ABCD तो 26 की होते हैं, 1000 तक कैसे कांस्टेंट क्रिएट करें? तो उसके लिए a1000 a999 ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो पावर इसीलिए 7 में ऐसे कर। समझ आ गई बात? और कोई मतलब नहीं है सर। वहाँ x माइनस 6 कैसे लिया? ये रिमाइंडर है, कह रहे हैं किसी से भी डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें तो यही रिमाइंडर आता है। वहाँ पे मैंने लिखा ना x माइनस 6 इज इक्वल टू, हाँ। वहाँ पे वो लिया कैसे? वो क्योंकि जो वो रिमाइंडर कह रहा है, मान लीजिए जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x माइनस 5 से, तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, इसको डिवाइड करो, ठीक है? जरा देखो तो फिर हम बताएं आपको, रिमाइंडर थ्योरम बता दें। बोलो x में किससे मल्टीप्लाई करें? क्या x से? करो जरा, और यहाँ करो तो माइनस 5x। अब साइन चेंज करो जरा दोनों का, तो कितना आया? 11x प्लस 5। अब बोलो मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूँ? किया जाए तो प्लस 11 रखो, 11 से करो जरा, और यहाँ करो माइनस 55 आया। अब जरा साइन चेंज करो तो बोलो कितना आ गया? क्या 60 रिमाइंडर है? और सिंपली तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर उसी को 0 पुट कर दो तो बोलो x की क्या वैल्यू आई? 5 आ गई। अब इसको इसमें डाल दो, बोलो पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो उसमें जरा 5 तो डालो, तो क्या ये 5 प्लस 30 प्लस 5 6 इंटू 5 और प्लस 5 तो 25
और प्लस 30 और प्लस 5, तो क्या ये बोलो कितना आ गया? 60 आ रहा है। 60। तो हम ये ना करके लॉन्ग प्रोसेस, हम सिंपली जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालें, और वही उस जिसमें डिवाइड करना है डिविडेंड, तो हम डिवाइजर से x की वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट कर दें, वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमने वो वैल्यू जिससे डिवाइड करना था उसको 0 रखा, उससे x की वैल्यू निकाली, उसको डिविडेंड में डाल दिया, लेकिन जो वो कह रहा है रिमाइंडर होगा वो तो होगा ना, तो मैंने रिमाइंडर की जगह यहाँ भी वही रखा और यहाँ भी वही रखा। हाँ, हमने x की वैल्यू बस बदल दी। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा चंदन, इसमें क्या गलती हो गई? इसमें रिमाइंडर करेक्ट, जैसा कि चंदन ने हम सब लोगों को बताया कि यहाँ पर शेषफल प्रमेय लिखना अति आवश्यक होगा, तो हम लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय के हवाले से। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्लस a1x और प्लस a0, तो अगर मान लीजिए 7th डिग्री का कोई बाइनोमियल है, तो बोलो उसमें कितनी टर्म होगी दिव्या? बहुत अच्छा है, एक सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हें a प्लस बी है, तो अगर सेकंड डिग्री का एक बाइनोमियल है तो उसमें 3 होती हैं, और अगर थर्ड का कर दो, जैसे ये 2ab है और प्लस बी स्क्वायर, और अगर मान लो मैं कहूँ a प्लस बी का क्यूब, तो कितनी होगी? 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो इस तरीके से तो 7 में कितनी हो गई? 8 हो गई कि नहीं? ऐसा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देन फाइंड a7 प्लस a6 प्लस a5 प्लस a0, ये पूछा है। तो उत्कर्ष से बताएंगे इसकी कैसे वैल्यू निकाली जाए। ठीक है, चलो यहाँ हटा, इसको हटा दें। आप बोलो। जैसा कि उत्कर्ष ने हम सबको बताया है कि सर ये तो बहुत आसान है, x को 1 पुट कर दो तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, और जो लेफ्ट में होगी वही उसकी वैल्यू होगी, है ना? यही तो आप कहना चाहते थे, बट कह नहीं रहे थे संकोच बस, तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 1, x को जरा 1 तो रखो, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 का पावर 7, तो बोलो राइट में क्या हो जाएगा? a7 1 की पावर 7, a6 1 की पावर 6 प्लस a5 और 1 की पावर 5, a4 1 की पावर 4 से लेकर a1 इंटू 1 और प्लस a0, तो बोलो राइट में क्या आ गया और लेफ्ट में क्या आया बताओ? हाँ, अमन 2 की पावर 7 कितना होता है भाई? बहुत देर लगा है। हाँ बोलो। 120 तो अच्छा 2 की पावर 10 बता दो, वो तो दैट इज a7 प्लस a6 प्लस a5 प्लस a4 प्लस a1 प्लस a0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट गिव्स एस 128। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, अच्छी बुक लेके आई हैं, फिर नहीं तो ले जाएंगे तो दोबारा लाएंगे नहीं, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन करेंगे। इफ बोथ, कहाँ से लाएंगे? बुक तो अरविंद की थी। हाँ? पूरी ओलंपिक वाली अरविंद। देखो इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ आर फैक्टर्स, यदि ये दोनों फैक्टर्स हैं ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, देन अब 4 चीजें हैं, तो a कह रहा है कि p इज इक्वल टू r, और b कह रहा है p प्लस r इज इक्वल टू 0, और c कह रहा है कि 2p प्लस r
इज इक्वल टू 0, डी कह रहा है कि p प्लस 2r इज इक्वल टू 0। तो दिव्या आपके विचार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह हमें क्या करना चाहिए बोलो, प्लीज बताओ क्या चीज लगा दें आंसर आए। देविका बोलो। यस, फैक्टर करो। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो x माइनस 2 को पहले क्या करो, 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर तुम ये इसमें पुट कर दो पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल को तुम px तो नहीं लिख सकते हो, fx लिख लो, क्योंकि p वहां लिखा हुआ है ना। तो px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, और इसमें क्या वैल्यू डाल दो 2, तो p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस r। अब अमन हम क्या करें बोलो, अगली लाइन में क्या करें। यस, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में जो चीज फैक्टर होती है तो उस समय रिमाइंडर क्या होता है 0। तो 0 इज इक्वल टू 4p और प्लस 10 प्लस r। तो बोलो 4p प्लस r कितना हुआ -10। अब अगला देखो, दूसरा फैक्टर इसका क्या है, तो चंदन हमने ये इस वाले में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो बाई फैक्टर थ्योरम जैसा कि चंदन ने हम सब लोगों को बताया। अभी देखो, तो इसको भी fx लिखिए, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, तो दैट इज f हाफ इज इक्वल्स टू 3 हाफ स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r। तो बोलो अब नोएल आगे क्या करें, ओके वेलकम। यहाँ तक बात हो गई, तो इसको 0 पुट कर दें तो p/4 हो जाएगा कि नहीं, और 5/2 प्लस r। ओके, तो यहाँ कितना होगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r। अब टिश्यू हमें क्या कर देना चाहिए बोलो, चलो एलसीएम भी ले सकते हो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही कर सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा नीचे का चला जाएगा। तो मैं इसमें किससे कर दूं, लेफ्ट में तो 4 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा p प्लस 2 से ये कटेगा। देख लो, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं, 10 और प्लस 4r, तो ये 0। तो इससे क्या आया बोलो, p प्लस 4r कितना आ गया -10। तो दोनों -10 है, इससे अब हमें क्या करना चाहिए बोलो निशिता, क्या दोनों से एक ही आंसर आ गया कि अलग अलग, रुक जाओ निशिता को बताएंगे, बोलो। हाँ, मतलब हम ये देखना चाहते थे कि इनका ऑब्जर्वेशन सही है कि पुअर। देखो कितना पुअर ऑब्जर्वेशन है, 4p प्लस r और p प्लस 4r दोनों को एक। ऑब्जर्वेशन में भी गड़बड़ी होती है ना, बैंकिंग में ऑब्जर्वेशन भी देखा जाता है, तो डिफरेंट चीजें हैं ना, एक ही आंसर नहीं है, दो डिफरेंट इक्वेशंस है, दोनों का LHS सेम है, तो इसलिए हम उनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ। तो बोलो 4p प्लस r किसके इक्वल हो गया, 4r p प्लस 4r। अब यहाँ 4p लिखो और वहां पर क्या लिखो 3p इज इक्वल टू 3r। तो फिर दिव्या दिशिता कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए लॉक कर देते हैं, 3 से 3 को कट करो और p इज इक्वल टू r। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब जरा देखो, नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, इफ x स्क्वायर माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ
एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो इसमें आंसर आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कि a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी, सेकंड इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू c प्लस d, थर्ड ऑप्शन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू d प्लस e, एंड नेक्स्ट ऑप्शन b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू a प्लस c। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करें? हमें अरविंद क्या कर देना चाहिए, बताओ, कुछ बताओ तो हम आगे बढ़े। अभिषेक बोलिए। फैक्टर थ्योरम लगाएं तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम 0 रख दें तो अरविंद क्या क्या वैल्यू आएंगे एक्स की? 1 आ जाएगी ना। आप बोलो मैं प्लस माइनस। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लिया होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है बोलो? तो एक या तो एक्स माइनस 1 0 हो गया, या फिर क्या हो गया, या एक्स प्लस 1 0 हो गया। यहाँ से क्या आया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये बात समझ आई कैसे हुई x की वैल्यू? लेकिन दिव्या ने इसको अलग तरीके से किया। इन्होंने एक्स स्क्वायर को ही 1 रख दिया और x की वैल्यू प्लस माइनस √1 लिख दी, फिर x की वैल्यू +1 और -1। बात समझ आई? ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? Now these two values are to be put in this और is to be equated to 0। इसे किसके इक्वल करना होगा? उससे जो भी कंडीशन बन जाए उससे हमारा आंसर है। तो जरा करके देखें। Now so इसी में पुट करो px में, px is equals to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus c। तो पहले 1 डालिए, a into 1 की पावर 4, b into 1 की पावर 1 का स्क्वायर, b into 1 plus e। so 0 is equals to a plus b plus c plus d plus e। ये आ गया। क्या इसको देखने से आपका कोई ऑप्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा, इससे कुछ पता चल रहा है कि नहीं बन रहा? चलो कोई बात नहीं, अमन कह रहे नहीं बन रहा। तो अब दैट इज फैक्टर थ्योरम। अब फिर से लिखो bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, p -1 a -1 की पावर 4 प्लस b -1 प्लस c इंटू -1 और प्लस d इंटू -1 प्लस e। यहाँ भी 0 रखो तो a माइनस b हो जाएगा और प्लस c माइनस d प्लस e। अब देखो अमन इतना हमने कर दिया, आगे का तुम ही बता दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ना? दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो बोलो क्या लिख दें, p प्लस डी तो इधर आ गया और a प्लस सी प्लस ई। तो इससे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? a प्लस सी प्लस ई, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो ठीक है, कल भी ये बुक ले आना, पूरा करने मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कर देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन सिर्फ बुक के ही हैं, ये बाहर के नहीं है। मतलब ये जो बुक है सिर्फ आर.डी. शर्मा की है, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, ओलंपियाड का है। ये MCQ है, MCQ आर.डी. शर्मा। अब देखो दिया गया है
एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और प्लस 2। ये कुछ नहीं है, मतलब जो भी यहाँ डालोगे तो एफ एक्स प्लस 3 इन्होंने दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। देन द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब जरा देखो, देन फाइंड द रिमाइंडर if fx is divided by fx is divided by x plus 1, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो गर्ल्स का अधिकार पहला, इसलिए पहला क्वेश्चन दिव्या से पूछा जाएगा। दिव्या बताएं, वो तो एफ एक्स प्लस दे रहा है, मैं हमसे कह रहा है एफ एक्स का रिमाइंडर प्राप्त करो, मैं क्या करूं? अब दूसरा अधिकार चंदन का है, करेक्ट। जैसा कि चंदन ने बताया, बहुत बड़ी बात कही है, इतना कोई बताता नहीं है 9 का बच्चा, तो इन्होंने क्या बताया, रिप्लेस x विद x माइनस 3। ये बहुत बड़ी बात है, रिप्लेस ऐसा इन्होंने क्यों किया, जरा सोचो। अगर मैं x की जगह जितना भी x है सब जगह क्या रख दो, x माइनस 3, तो इन्होंने बोला कि जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो, बताओ। अब प्लस 3 तो लिखा ही है, देखो मैंने x की जगह डाल दिया। ये बोल रहे हैं चंदन, यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पर हम fx को पा लेंगे। बोलो सही बोला कि नहीं, इनकी चालाकी देखो। अब ये क्या बन गया बोलो, अब ये है, अब हम इसको इससे शान से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर पाएं। ये वो कह रहा है fx, अगर मैं fx को इससे डिवाइड करूं तो क्या पाऊं, ये पॉलिनोमियल और है और वो पॉलिनोमियल और है, लेकिन तुम्हें x को कुछ भी रखने की तो स्वतंत्रता है ना, 1 रखो 2 रखो, एक पॉलिनोमियल में कुछ भी रखो। तो मैंने x को किससे बदल लिया बोलो, यदि x माइनस 3 से बदलोगे तो क्या सभी x की जगह x माइनस 3 रखना होगा? तो मैंने यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, इसमें तो कुछ गलत नहीं किया ना। लेकिन क्या ऐसा करने से ये कट के fx आ गया? अब हमको fx मिल चुका है और उस fx में इससे डिवाइड करिए। नहीं डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए, रिमाइंडर पा जाइए। है बात कि नहीं? नहीं, fx तो मिल गया ना, तो चंदन को मानिए कि नहीं मानिए? मानना पड़ेगा नहीं। अब ये देखो, अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, इसको चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे ही रखो, क्यों सॉल्व करना, अभी हम रिमाइंडर वाली वैल्यू डाल देंगे इसमें, ठीक है। सो दैट मीन्स x माइनस 3 प्लस 2। अब हमें क्या करना चाहिए बोलो मैम, x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब -1 इसमें डालो, f माइनस 1 और -7 प्लस 2, तो बताइए क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर और -4 प्लस 2, तो बोलो 16 प्लस 28 और प्लस 2, तो कितना आ गया, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है 8 - 4 20 और 46, 8 - 4 20 और 46 से क्या आंसर आया, तो 46, और इसमें लिख देना ये रिमाइंडर करो। चलिए अब देखो, एक बुक का ही क्वेश्चन है, कि now find the value of k, 21. Find k if x minus 1 is factor of 4x cube plus 3x square
और -4x प्लस के, इसके ऑप्शन दिए लेकिन आप आंसर बताइए, जिसका सही होगा वो पेन आ जाएगा। -3 -3 चंदन ने बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है? बोलो, किसी को और कुछ बताना है कि -3 को मान लिया जाए? बताओ। देखो इन्होंने कैसे बताया, यही आंसर सही है। तो हमें x-1 को क्या पुट कर देना चाहिए, और x1 इसमें डालो, तो दैट इज, इसी को px लिखो, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और बोलो इसकी जगह क्या डाल रहे हैं, तो 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस के है, तो बोलो 0 क्या हो गया, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस के, तो के कितना हो गया। और ऐसा फैक्टर थ्योरम से हुआ है। अब देखिए, ओके, इफ x माइनस a, इसको भी आप ही लोगों में छोड़ता हूं, सो इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x³ माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर x plus b, then find b. एट a³। अब दूसरी बार नहीं बोलना, एक ही बार बोलना है, औरों को बोलना है। प्लीज साइड हाँ, बोलो। ये वो प्रश्न पहले बोल दिया है और वो ऑप्शन में भी है, सो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इसका फैक्टर है, और किसी को कुछ बोलना है, तो दैट इज x माइनस a को 0 पुट कर दिया तो x क्या हो गया। अब px देखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b, और मैं इसमें a डाल दूँ तो क्या ये a³ हो जाएगा, और 3a स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर a और प्लस b, तो इससे क्या होगा बोलो, ये चीज डाल दी, तो क्या ये 3a³ है और ये कितना है, सो a³ माइनस 3a³ प्लस 2a³ और प्लस b, तो ये क्या आ गया 0 बाई फैक्टर थ्योरम। लेकिन सोचो -3a³ और प्लस 2a³ क्या होता है, क्या माइनस a³ होता है कि नहीं, -3a³ और प्लस 2a³ क्या होता है, दैट इज a³ और माइनस a³ और प्लस b इज इक्वल टू 0, तो इससे b क्या आ गया 0, उसका इसका आंसर। चलिए नाउ एक क्वेश्चन करें, if fx is equals to x square minus 2 root 2x plus 1, then
फाइंड f 2√2। बैंक आप स्लो पढ़ रहे हैं, 1 किसने बताया? वन। ये आंसर करेक्ट है, जरा देखें। f 2√2 इस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 और प्लस 1। बोलो इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करो या ना करो, इससे वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर ही है। तो बोलो ये दोनों कट गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगला क्वेश्चन देखें। Now, if x to the power 140 plus 2x to the power 151 plus k is exactly divisible by x plus 1, find k। -3 ठीक, चंदन माइनस सी। बोलो। -1 दस माइनस। अब दोबारा नहीं बोलना है। अरे दिखाओ कहाँ किया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कॉपी तो तुम्हारी खुली नहीं, तो आंसर क्या होगा? और कोई कुछ बता? हाँ, 1 अभिषेक 1। देखें ये 1 कैसे है कि, ठीक है, अब देखो कि x plus 1 है डिविजिबल बाई x plus 1, तो x plus 1 को क्या लिख दिया जाए? 0। तो x is equals to, now dx is equals to 140 plus 2x 151 और plus k। तो that is p of -1 is equals to -1 to the power 140 plus 2 -1 to the power 151 plus k। तो इसको 0 रख दिया जाए, और -1 की पावर 140 कितना होता है? 1। और इस पर ये ऑड है, तो क्या -2 और प्लस k, तो क्या ये -1 प्लस k हो जाएगा? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, कल और इसके सवाल कराएंगे, लेना थोड़े और कराएंगे दूसरे चैप्टर के। एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। चलो, नहीं समझा? ये किसका आंसर सही हुआ? सर मैं ट्रांसपोज करना भूल गया। नाउ अब हम देखेंगे क्लाइमेट। ये क्या देखेंगे, इसको पढ़ना तुम लोग पढ़ना, कुछ न कुछ रोचक होगा। बच्चों की तस्वीरें सर नहीं पढ़ा रही है। अरे तो आगे जाके मान लेगा। देखो 10 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा, अगर सरकार अपनी नीतियाँ वापस लेती है तो 10 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक तुम लोग कहीं फीस पढ़ते रहना। ट्रायल तो होता ही है सब जगह। अगर हमें लगेगा बहुत ज़्यादा सख्त है
सर फिर आप ये करने को तैयार हैं? फिर हम 9th और 10th लेंगे, अगर ऐसा होगा 8th नहीं, 9th 10th और 11th ले लेंगे, हो जाएगा। 11th के भी बच्चे पढ़ लेंगे जो 10th के गए, तो कोई बच्चा छूटेगा नहीं। 8th वाले 9th में चले जाएंगे, 9th वाले 10th, कोई भी नहीं, नया एडमिशन नहीं लेंगे, जो बच्चे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा। समझ में आया? लेकिन ये सब अगर बहुत सख्ती कर रही सरकार जा जाके कोचिंग में, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा। अब देखो क्लाइमेट, सर फिर चैप्टर हो गया था 6 क्लाइमेट हुआ है कि नहीं? एक बार सर आप 5th में करवा दिया क्लाइमेट हुआ है? सर आपने 6 से करवाना है। ओके, नाउ मुझे लग रहा है मैंने कराया है। सर 6 कुछ और भी क्वेश्चंस करें क्या क्लाइमेट के? सर आपने एमसीक्यू पढ़ा था कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस और बस इतना ही हुआ ना क्लाइमेट में? और एमसीक्यू चलो कुछ कर लेते हैं। क्लाइमेट एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बुक कहाँ से खरीदी नोएल? क्या कहाँ से किताब ली है? पता ही नहीं रहता। अब देखो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का क्लाइमेट कोल्ड है और अफ्रीका का हॉट वेदर है। इसी तरीके से जो अमेजन पोर्शन है, चिली है, वहाँ का कुछ अलग वेदर होगा, वहाँ पर बहुत रेन है। तो सब जगह का अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है कि नहीं? सो दीज आर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। इसी बात समझ में आ गई? कोल्ड है तो जैसे तुम यूरोप में जाओगे तो एक एक्स्ट्रा स्वेटर लेके जाओगे ना। तो क्लाइमेट, नाउ त्रिशु डिफाइन क्लाइमेट। कोई बात नहीं, अभिषेक हाँ बोलो। It is the sum total of the weather condition of a long area for a long period of time. बहुत ध्यान से सुनती हो। सो इट इज क्लाइमेट refers sum total of weather condition। इसको नोट करिए, वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन, सबका एवरेज कर लिया जाए। वेरिएशंस भी होंगे बहुत सारे, लेकिन उनका एवरेज करना होगा। वेरिएशंस, ठीक है, ओवर ए लार्ज एरिया। For a long period of time। सर क्लाइमेट को हिंदी में मौसम, वेदर को देखो इन दोनों का मौसम, इसका क्लाइमेट की हिंदी में बताया, क्योंकि मौसम का तो पूर्वानुमान होता है, मौसम वेदर है। क्लाइमेट का क्या मतलब हो सकता है हिंदी में? किसी को पता है? क्या लिखा है बताओ? जलवायु, जलवायु है। कहीं की क्लाइमेट का मतलब जलवायु है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, हाउ इज द एवरेज कंडीशन। तो कहीं का पूरे साल का जितना भी टेम्परेचर है सबका एवरेज निकाल दो, 365 से डिवाइड कर दो सम करके, कितना रेनफॉल हुआ एवरेज निकालो, तो उससे पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, तो हम यहाँ से इस पता चला सकते हैं कि एरिड है कि सेमी एरिड है। 20 से कम है तो समझो एरिड ही हो गया, एरिड क्लाइमेट। 20 से 70 तक है तो उसको क्या कहोगे? सेमी एरिड कहोगे क्या? क्या कहा गया? तो ये चीज़ है, तो हम उससे क्लाइमेट कंडीशन देख के पता लगा सकते हैं, पढ़ने से पता चलेगा। अभी हम रिफर करके बताएं। अब देखो, जबकि वेदर क्या चीज़ है, अगर हम ऐसी बात करते हैं दैट इज क्लाइमेट ऑफ ये यूरोप, इसको ऐसा कहा जा सकता है नहीं? तो वो बहुत बड़े एरिया में क्लाइमेट ऑफ यूरोप
is cold and climate of Siberia is extreme cold, -70 पहुंच जाता है. Climate of Siberia is extreme cold. अगर आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है बताओ. 1500 किलोमीटर 21 दिन लगते हैं इधर से. तो 1500 किलोमीटर चलेगा बस 21 दिन. 1500 तो 2 दिन में चल जाए, 2 घंटे में चाइना में चल जाए. चाइना में तो ट्रेन निकली वो एयरप्लेन से ज़्यादा रफ्तार से चलती है, अभी 2 ही दिन पहले निकाली है एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्पीड से. 15,000 वो कश्मीर से कन्याकुमारी आपको 4 घंटे में पहुंचा देगी. अब देखिए व्हाट इज वेदर, तो बताओ मौसम क्या होता है. मतलब रशिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो चलती है उसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल. पूरा साइबेरिया कवर करती स्पीड अच्छी होती है. स्पीड तो अच्छी नहीं होगी क्योंकि बीच में जब बर्फ भी बहुत गिरी रहती है तो उसको हटाती जाती चलती रहती है. बट है लॉन्ग, पूरा रशिया एक तरह से दूसरा समझ लो वो कितना लंबा होगा. पूरा ट्रांस साइबेरियन है ना, साइबेरिया कवर कर. व्हाट इज दैट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए लिमिटेड एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए लिमिटेड एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी लिमिटेड एरिया में हो. जैसे हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं कि बेंगलोर का मौसम ऐसा है, जोधपुर का वेदर, तो वेदर ऑफ जोधपुर टुडे फ्रॉम 4 PM to 5 PM, इवन आवरली बेसिस पर भी फोरकास्ट होगा. देखते हो ना गूगल पे कि 4 बजे ऐसा होगा, 5 बजे ऐसा होगा, क्लाउडी होगा ना आवरली है. लोगों के मोबाइल खोलते ही शुरू में ही लिख देता है कि 4 से 5 ऐसा रहेगा. तो इस तरीके से इस वेदर है. जैसे वेदर ऑफ जोधपुर, ठीक है. टुडे एट 4 PM इज पार्शियली क्लाउडी. इस तरीके वेदर कैसे पता करेंगे कि हमारे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है. तो अब यहाँ से क्लाउड आ रहा है तो वो स्पीड देख लेंगे, फिर ये क्लाउड कहाँ जाएगा, और फिर यहाँ प्रेशर क्या है, यहाँ लो प्रेशर है तो ये यहीं जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ बारिश, अरे आगे तो पहाड़ भी है, लगता है बारिश भी कर देगा. सब देख लिया उन्होंने. तो अब ये सारी चीज़ें उनको पता है कि आगे ऐसा है. मौसम राम है, चारों तरफ से घिर गया ये तो बादल, अब तो यहाँ बरसाएगा. मौसम राम तो वर्ल्ड का नंबर 1 है रेनफॉल एरिया. पहले चेरापूंजी था, अभी मौसम राम है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेदर क्या है. सभी चीज़ों को जो सैटेलाइट इमेज है उनके मूवमेंट्स क्या हैं उनसे हम पता लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और उससे हम फोरकास्ट दे देते हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम. अगर हम कहीं का जो डेली वेदर का अगर एवरेज सम कर दें तो वो क्लाइमेट है. लेकिन वो छोटे एरिया का क्लाइमेट होगा. लेकिन क्लाइमेट इतनी जल्दी नहीं बदलता. क्लाइमेट जैसे बड़ी जगहों का कहा जाता है, ऑल ओवर इंडिया का क्या क्लाइमेट है, ओवर ए लार्ज, जैसा कि नोवेल ने बताया कि लार्ज एरिया का और लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ टाइम का हो तो उसको क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे. However, there are 6 elements which are determiners of weather and climate. तो मौसम और जलवायु के निर्धारक तत्व 6 ही हैं. वे कौन से 6 तत्व हैं? Which are the determiners of climate as well as weather? बोलो तो शुरू. अभी बताया, ध्यान से सुना होगा. So there are 6 factors. There are 6 factors which determines weather and climate both. जरा हम देखें वो कैसे दोनों को डिटरमाइन करते हैं. उन्हीं का एवरेज कर लिया जाए तो क्लाइमेट हो जाए. सो दीज आर कि कहीं का टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है कि कितनी रेनफॉल होती है, वाटर कंडेंस होगा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन. एक साथ उनका ग्रुपिंग होना, उसको प्रेसिपिटेशन, और इतना बड़ा हो जाना कि फिर गिर जाना.
दैट इज प्रेसिपिटेशन। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाए, मान लीजिए हम लेह लद्दाख में चले गए तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है कि ज़्यादा? बहुत कम है। वहाँ यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझते हो? अभी बता देते हैं। जैसे मान लो कि तुमने मरकरी उठाया है, मरकरी हमने कई बार तुम लोगों को हाथ में दिया है कि नहीं, बहुत भारी होता है। तुम ऐसा कभी देखते हो कि पानी में अगर मग उल्टा कर दो तो पानी ऊपर तक भर जाता है, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है तभी तो पानी ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही तुम मरकरी के बर्तन में ऐसी उल्टी टेस्ट ट्यूब डालो और फिर इसको जरा ऐसे उल्टा कर दो, तो जानते हो मरकरी कितना चढ़ेगा? इतना भारी होते हुए भी कितना चढ़ेगा? दैट इज 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा। कितना चढ़ जाएगा? क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगी? अभी कुछ नहीं होगी, वैक्यूम है, तभी तो चढ़ता। हवा को कोई दबा पाएगा क्या? क्योंकि तुमने इसको पहले इसमें डाला और डालने के बाद उठा लिया, तो बोलो कुछ इसके अंदर हवा आ पाई क्या? तुम तो ऐसे उठाए ना, तो वो भी इतना कर दिया। और ये कितना हुआ बताओ? 76 सेंटीमीटर। तो जानते हो ना 1 मीटर की फुट होती है 100 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और मरकरी बताओ कितने गुना भारी है वाटर से? दैट इज 13.6 टाइम्स। तो तुम अगर घर में पानी में डाल दो पूरी ट्यूब होती है घर की जिससे पानी भरते हो, और एक तरफ अंगूठा लगा दो टाइट से और पकड़ो, तो कितने ऊंचे तक उठेगा बोलो? उसमें तो हवा नहीं है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 10 मंजिल। और 11वीं मंजिल पे जाओगे तब फिर पानी कहेगा भाई अब तो प्रेशर खत्म, फिर वैक्यूम शुरू होगा। मरकरी कितना ऊंचा उठ सकता है? 76 सेंटीमीटर। और पानी 76 इंटू 13.6, 10 मंजिल तक हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन जब ऊंची जगहों पे जाओगे, पहाड़ों पे, तो क्या वहाँ उतना एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है? करेक्ट। कौन कौन सी? तो जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर है। तो जैसे मैं 2 साल लद्दाख में रहा, वहाँ बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं, 20% है, तो क्या वहाँ ऑक्सीजन भी कम होगी? जब एयर के पार्टिकल ही नहीं है, तो वहाँ इतनी कम ऑक्सीजन है कि मैं जिन 6 लोगों के साथ काम करता था 2 साल में उन सभी के नाम भी नहीं याद कर पाया। घर के फ़ोन नंबर की तो बात ही, रोज बात करते थे तो सोचते थे इसका क्या नाम है, अभी से 1 साल से मिले, नाम क्या है, नाम तो ऐसे चीज़ होता था। तो वहाँ पर इतना कम प्रेशर है कि नाक से ब्लीडिंग होती रहती थी हमेशा, उसको आप उनकी रखो, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? अगर तुमने एटमॉस्फेयर नहीं है और तुमने आलू उबाला, तो ऊपर प्रेशर होता है तो पानी के पार्टिकल भागेंगे नहीं। मान लो बाहर भीड़ लगी हो तो तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए भागने के लिए, और कुछ नहीं है तो ऐसे ही उठ के चले जाओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। तो वहाँ पानी उबलता रहता था तो हम लोग हाथ डाल के देखते थे, 45 डिग्री पे ही उबलता रहता था। 8-8 घंटे आलू उबालो, अब 45 डिग्री पे आलू उबलेगा क्या? तो उबलते पानी में हाथ डाल रहे हैं और उसमें देख रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री पे बॉइलिंग हो रही है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा बोलो? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो बॉइलिंग लेस टेम्परेचर पर होगी कि ज़्यादा पे? बोलो फिर से समझ, इस चीज़ को बताएं तब तुम्हें क्लाइमेट समझ में आएगा। ये देखो, ये प्रेशर कुकर है हॉकिंग्स का। अब देखो, इसको तुमने रख दिया फ्लेम पर, ठीक है? फ्लेम पर रखोगे तो बोलो क्या इसके पार्टिकल ऊपर जाएंगे? वेपर, वाटर। तो क्या जब ऊपर पार्टिकल जाएंगे तो वो उसी को और दबाएंगे क्या? क्योंकि वो अब बाहर तो नहीं निकल सकते। जैसे यहाँ से बाहर निकाल दें और बाहर सब बंद कर दें तो वो और भीड़ को अंदर ही भेजेंगे, किसी को जाने देंगे क्या? तो ये पानी जैसे जैसे ऊपर उठा, उसने इतना प्रेशर लगाया, तो इतना प्रेशर लगाया कि ये बॉयल ही नहीं करने दे रहा। और इस कुकर का टेम्परेचर पहुंच गया 600 डिग्री सेल्सियस। पानी का 100 डिग्री से ऊपर हो जा सकता है? नहीं जा सकता, लेकिन कुकर में जाता है। कुकर में कितने पहुंच जाएगा? 600 डिग्री। अब बढ़िया छोला उबालो, दाल उबालो, एक ही सीटी में 2 मिनट में उबल गई। क्योंकि उसमें क्या होता था, जिसका टेम्परेचर 100 होता गया वो उबलता गया। छोला 100 डिग्री पे कहाँ उबलने वाला है?
कोई सोडा डाल रहा है तो कोई कुछ डाला, कुकर में 2 मिनट बंद किया, छोड़ा उबल गया। तो बात समझ में आ गई? नो बॉइलिंग टेक्स प्लेस इनसाइड प्रेशर कुकर। नाम ही है प्रेशर कुकर, प्रेशर से पका देता है। और फिर जब तुम उसे खोल दो, सीटी हटा के तुरंत खोलो और वहां रखो, पता चला 10 मिनट तक जमीन में रखा हुआ पानी उबल रहा है, क्योंकि जब तक 100 पहुंच नहीं जाएगा वो उबलता रहे। ऐसा देखा है कि नहीं कि अगर तुमने सीटी हटा के जल्दी खोल दिया, नीचे ही उबल रहा है। लेट इट अलाउ टू गो बिलो 100। समझ में आ गई बात आपको? और वहां पर अभी लेह लद्दाख में बताया, तो प्रेशर का भी प्रभाव तुम्हें समझ में आया कि एट हायर अल्टीट्यूड देयर इज लो प्रेशर। लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? करेक्ट। जैसा कि ये देखिए, हम सबको नोएल ने क्या बताया अभी, ये देखो, इन्होंने बताया कि ये जो इंडिया है उसमें अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर है, वहां से वाटर लेडन क्लाउड्स चलते हैं। और जो ये मालवा का पठार या छोटा नागपुर का रीजन है, ये डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर ही है मालवा का पठार, यहाँ 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। उसमें तो 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या सारी हवा ऊपर चली जाएगी? वार्म एयर राइजेस अप लीविंग नो प्रेशर जोन। तो जब लो प्रेशर जोन हो जाता है तो यहाँ से हवा चलती है, मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर, और यहाँ से वाटर लेडन क्लाउड यहाँ चलती है, तो इधर से भी वो रेन यहाँ से आएगी, और फिर जब इधर आएगी तो बोलो यहाँ से आके यहाँ बारिश करेगी कि नहीं? बोलो उत्कर्ष, क्यों? वेस्टर्न घाट। और ये क्या है? मालाबार कोस्ट, वहाँ टकरा जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये रेन शेडो रीजन है। तो वास्तव में ये यहाँ से आएगी बारिश, और यहीं से आएगी, ऊपर भी जाएगी, राजस्थान और सब जगह बारिश करेगी। तो ये बताओ, ये पूर्वाई है कि ये पछुआ पवन है? करेक्ट। जो पश्चिम से आए उनको पछुआ पवन, जो पूर्व से आए, पूर्व जानते हो, ईस्ट, उसको क्या कहते हैं? पवन पुरवैया चले चले रे पुरवैया, संजीव कुमार का फेमस गाना है। तो इस तरीके से है बात कि नहीं? है ईस्ट में बहुत सारा ऐसा रीजन है कि जो पहाड़ों से है, जो यहाँ से है ना, तो अल्टीमेटली जब ये यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। और जो लद्दाख का एरिया है, क्या वो रेन शेडो रीजन है? पूरे लद्दाख का सबसे बड़ा रीजन है जो तिब्बत, लद्दाख तो छोड़ो, इसके पीछे तिब्बत आता है। तो पूरे तिब्बत में बारिश होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? और 60,000 लोग हैं, चीन ने आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन कम से कम वो सैटेलाइट और अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, तो बंजर जमीन है पूरी। ये कहो टेबल टॉप प्लेट्यू है, बहुत ऊंचा पठार है। पठार समझते हो ना, ऐसा टेबल टॉप प्लेट्यू है। हाउएवर दिस इज हैविंग मोर हाइट, ये 8000 हाइट है, और वो प्लेट्यू है, वो प्लेनर एरिया है, फिर भी वहाँ बारिश नहीं होती। तो बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो मानसून यहाँ आएगा, चंदन उसका क्या नाम है, यहाँ से गर्मी तक कर जाए, मान लो कहीं कहीं मालाबार कोस्ट लो हुआ तो कर सकता है। तो ये बोलो साउथ वेस्ट बोलना, देख लो ये साउथ है, तो ये क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। और जो उधर है वो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। समझ आ गए? तो ये दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं और वो दक्षिण पूर्वी हवाएं, दो ही तरीके के मानसून इंडिया में चलते हैं। तो हमने ये बात बताई, मेरा कहने का मतलब प्रेशर से था, इन सब चीज़ों से नहीं मतलब। तो लो प्रेशर जोन इनवाइट्स रेन, समझ में आ गया? तो फिर तुम ये क्यों कहती हो कि जंगलों के ऊपर ज़्यादा बारिश होती है? जब ये कहती हो कि जंगल बारिश लाते हैं, ये क्यों कहते हैं? यस, उससे क्या होगा? करेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो जंगलों में ट्रांसपीरेशन है वो वहाँ के वाटर पार्टिकल्स को, क्लाउड को ग्रो करा देगा, और ग्रो करके वो भारी होकर वहीं गिर जाते हैं। कह रहे पहाड़ों की भी जरूरत नहीं। कितनी चालाकी की बात बताई। कह रहे हैं कि जंगल से जो पानी उठा ना, पेड़ों में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उसने उन पार्टिकल्स को ग्रो करा दिया और भारी होकर नीचे। समझ आ गई बात? तो तीसरा फैक्टर तो हम लोगों ने प्रेशर बता दिया, लेकिन चौथा फैक्टर कौन सा है बताओ? ना, विंड स्पीड। विंड स्पीड तो इसका भी है। मान लीजिए विंड स्पीड की भी बात की गई है, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अक्टूबर में, अभी अक्टूबर का महीना आने दो, जोधपुर में अक्टूबर में क्यों बारिश होती है?
बहुत अच्छा। जैसा इन्होंने कहा ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है, जो मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर यहाँ से हवा चलती है, वाटर लेन, बहुत बड़ी बात कही थी चंदन ने आज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो समझ में आया? कभी कभी हवाएं, क्या तुमको ये बात मालूम है चंदन, तुमने बताना कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अभी ना बताओ इन लोगों को। हाँ जिससे वो डाइवर्ट होती है। करेक्ट। तो ये देखो, मतलब नोएल ने हम लोग को क्या बताया आज, जरा ध्यान से समझिए। फोर्स कॉल्ड बाय रोटेशन ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है, बोलो। जैसे ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती कि ईस्ट टू वेस्ट? वेस्ट टू, अगर ये वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तभी तो, वेस्ट से ईस्ट गई तभी तो हम कहेंगे। ये देखो, ये देखो अर्थ है, तो ये क्या है बोलो? वेस्ट है, और ये क्या है? ईस्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ निकला? पूर्व में निकला, और धीरे धीरे वो कहाँ गया? पश्चिम में गया, फिर अस्त हो गया। तो पहले कहाँ निकला बोलो? जैसे ये धीरे धीरे आप सूर्य दिखा, तो सबसे पहले बोलो कहाँ दिखा? ईस्ट में कि वेस्ट में? ये ईस्ट है कि नहीं इधर? तो सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो धरती कैसे घूमी? दैट इज वेस्ट टू, वेस्ट से ईस्ट जा रही है। सन का उल्टा बोलो, सन राइज। सन तो कभी राइज होता नहीं, बाइबल में लिखा है कि सन आता जाता है, सन चक्कर लगाता है, सन थोड़ी ना चक्कर लगाता, नहीं। लेकिन फिर भी अब ये बात तुम्हें समझ आ गई। इन्होंने क्या बताया कि ऐसा घूमने की वजह से देयर इज एक कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, तुमको सिर्फ इतना बताना, ज्यादा नहीं पूछेंगे तुमसे। यहाँ लो प्रेशर जोन है कि यहाँ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है कि ये इक्वेटर पर लो प्रेशर जोन है? क्यों लो प्रेशर जोन है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ लो प्रेशर जोन है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट वो है हवाएं चलती ना, तो एक है बिल्कुल ट्रोपोस्फियर में, तो सरफेस विंड होती है, और एक होती है कि अपर विंड्स हाइट पर। तो ये जो विंड्स हैं, इसी को कहते हैं, इनकी वजह से, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है अर्थ के रोटेशन की वजह से। और इस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? बताया करो, कैसे अपने कोचिंग में बताओगे? इस फोर्स को क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स। भाई साइंटिस्ट का तो नाम याद रखो, और क्या? कोरियोलिस फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि विंड के पैटर्न की वजह से भी बारिश आ सकती है। बोलो, राजस्थान में अक्टूबर में बारिश क्यों आती है? ये बता दे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये गांव कहना तुम्हें मालूम है, इनके दादी लोग बोलती बेटा ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये जानते हैं इस चीज को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर पश्चिम से हवाएं चली। कहाँ से? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से, और उन्होंने यहाँ पर आकर के, तो क्या बताती है? लाल सागर से चल रही। कहाँ से बताती? मेडिटेरियन सी ही है, ठीक है। अगर दादाजी कुछ बोले तो बता दें, आगे देखते नाउ। अच्छा, फिफ्थ फैक्टर क्या है? एक तो विंड हो गया, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अगर मान लो मद्रास में टेम्परेचर ज़्यादा है और यूपी में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ह्यूमिडिटी दोनों जगह मान लीजिए 40 डिग्री है, और यूपी में भी है और मद्रास में भी 40 डिग्री है, तो तुम्हें कहाँ पे अच्छा लगेगा? यूपी में कि मद्रास में? क्यों? और मद्रास में तुमको कनिष्का क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से क्या होगा? बोलो। मॉइस्ट होने की बात, और कोई बात बताओ, साइंटिफिक बताओ। मॉइस्चर तो ठीक है कि चिपचिपा लग रहा है, वो तो सब अलग बात है। तुम ये बताओ कि होगा क्या? कोई लॉजिक बता दो, जैसे ये बताने जा रही, तुम भी बताओ कुछ। हाँ बोलो। करेक्ट, अभिषेक ने नॉटिंग, सर हिलाया। तो नाउ अभिषेक ने बताया इट विल नॉट अलाउ आवर स्वेट टू गेट रिलीज्ड, और जब स्वेट ही नहीं रिलीज होगा तो हम कूल कैसे रहेंगे? तो अब तुम यूपी में रहोगे तो तुम्हारा स्वेट निकलता रहेगा, तुम 37 के कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रहोगे, बस तुम एक गिलास पानी पी के चले जाओ, जेब में प्याज रख के चले जाओ, बोलते तो हमेशा लू नहीं मारेगी। तो आप समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ स्वेटिंग होगी और वहाँ तो स्वेटिंग नहीं हो सकती ना, वहाँ 40 डिग्री है तो तुम भी 40 पे ही रहोगे,
37 नहीं आ सकते, इट विल नॉट अलाउ यू। तो पांचवी चीज क्या बताई गई? ह्यूमिडिटी। और सिक्स्थ क्या बोलो? आप ये जान लीजिए कि कई बार तो वहाँ 90% 88% ह्यूमिडिटी पहुँच जाती है चेन्नई में, और साथ में जो बॉम्बे है वहाँ पर भी 80% तक रहती है। राजस्थान में ह्यूमिडिटी 46% है, बीकानेर में 20% है। इसीलिए पूरे भारत की भुजिया बीकानेर में ही बनती है। और हल्दीराम बीका जी वहीं के हैं, वहाँ भुजिया बना के हफ्ते भर छोड़ दो और फिर पैक करो, खूब क्रिस्पी है। और ह्यूमिडिटी ही नहीं है तो मुलायम पड़ेगी नहीं, पैक होने तक क्रिस्पी है। पता चला महीनों से पड़ी हुई है कमरों में बंद, ना ऑक्सीडाइज हो रही है ना मॉइस्ट हो रही। बोलो है ना चमत्कार। सारे प्रकार के पापड़ भुजिया बीकानेर में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सैंड है, और सैंड क्या करता है? पानी खींच लेता है। सैंड भी कैपेसिटी है। सैंड क्या करता है? राजस्थान में भी रात को इसीलिए ठंडक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ह्यूमिडिटी को ये खींच लेता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगली चीज क्या हुई बताइए? प्रेसिपिटेशन तो हमने लिख दिया, और क्या चीज है? 5 ही दिए हैं, छठा है क्या बुक में? आप सर वहाँ पर तो लोग कुछ और और रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स 5 ही? वो अलग है। अच्छा, वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो दो बुक हैं क्या? एक यहाँ 5 है ना। अब इसके आगे देखेंगे, जैसा बुक में उसके हिसाब से करेंगे। नाउ अब देखो, तो हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे कि क्या होगा। हम लोग सोचेंगे, नोएल बताएंगे। तो फिर अमन बताओ, कुकर में पानी कितने डिग्री पे उबलता है? हर चीज ये जानते हैं। नोएल तुम भी बताओ। ये प्रेशर से होगा ना वो तो। उस पर पानी उबलेगा नहीं। अगर 600 डिग्री हो और तुम उसके ऊपर करेक्ट सीटी के ऊपर तुम 1 किलो का बांट रख दो, क्या होगा? फिर 700 800 और ब्लास्ट कह दो, हम हवा भी नहीं निकलने देंगे। 600 डिग्री होगा जब इतना प्रेशर हो जाएगा कि सीटी ही उठ जाती है, तो वो रिलीज कर देती कि तुम्हारा कुकर ना फटे। लेकिन सीटी में एक अरहर की दाल फंस गई, अब तो हवा नहीं निकल पाएगी तुम्हारा कुकर ब्लास्ट। और ऐसे नहीं फटता है कुकर, यहाँ से वहाँ ठक 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 बहुत जगह टकराता है तब फटता है। जैसे कुकर फटते देखा हो तो देखा होगा, बहुत जगह टकराएगा। हाँ हमारे यहाँ फटा। वो क्या है ना, जो हमारे बर्तन मांजने वाली उसकी सीटी साफ ही नहीं करती थी कभी, फिर हटा दिया उसको। तो बोलो अब तुम्हें पता चला, आगे चलते हैं। Let us see. No. कुछ ना कुछ उसमें फंस जाए। मेरा कहने का मतलब अगर नोजल क्लियर नहीं होगा तो प्रेशर रिलीज नहीं होगा ना, तो उसके ऊपर तुम हाथ रख लो या कुछ रख दो तो फट जाएगा कुकर। अगला देखिए, नाउ the climate of India is described as monsoon type. What does it mean by monsoon type? So monsoon का literal meaning क्या है, इसकी etymology क्या है? So Indian climate is monsoon type. तो हमारे यहाँ ज़्यादातर फेस्टिवल जो है अप्रैल के महीने में मनाए जाते हैं। जब रबी की फसल पक जाती है तो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं नहीं, तो पूरे मौसम के हिसाब से फेस्टिवल है। जब बारिश होनी है तभी ज़्यादातर फेस्टिवल होते हैं ना। इट मीन्स मौसम एंड इट इज़ अरेबिक वर्ड एंड दैट इज इट रिफर्स टू कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड ओवर ए लार्ज एरिया लीडिंग टू चेंज ऑफ सीजन। इसका मतलब क्या है? मौसम एक अरेबिक वर्ड है। व्हाट डज इट मीन? It means complete reversal of wind over a large area
एरिया इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है विषय एक निर्धारित समय के लिए ऑफ टाइम। तो क्या इंडिया में ऐसा होता है? चंदन समझाओ तो जरा इसका मतलब भी बताओ। ये जो सारी चीजें लिखी हैं कि यहाँ पर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड, जो विंड है वो बिल्कुल अपनी दिशा ही बदल देती है एक समय के पश्चात। कब होता है बताओ? दैट इज नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले चंदन ने क्या बताया था? बोला था रिट्रीटिंग मॉनसून, अभी बोला था कि नहीं? इसीलिए हमने चंदन से पूछा कि एक होता है एडवांसिंग मानसून, फिर वो बोलो किससे टकराता है? बता दिया, हिंदू कुश की पहाड़ियों में। वो कहाँ है? अफगानिस्तान, यहाँ पर। तो ये देखो, सो दिस इज ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे कहाँ है? अफगानिस्तान। यहाँ हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर शकुनी मामा रहा करते थे। कंधार देश वही है ना, कंधार अभी भी वही है कंधार। तो कंधार देश वही है पूरा। उस समय जो कुरु वंश था वो पूरा फैला हुआ था ना, तो वहाँ हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, उसी में कंधार देश था। तो वहाँ तक जाता है मानसून, और क्या फिर लौटेगा? तो जाते समय एडवांसिंग मानसून है। तो रिट्रीटिंग मानसून भाई आप ये समझिए, यहाँ पर जब मानसून अंदर गया तो बोलो सबसे पहले मुंबई में आता है। वो कब आता है? 1 जून। 1 से 7 जून तक फर्स्ट को आ ही जाता है। मैं तो बहुत सालों से देखा हूँ। तो 1 जून वहाँ पर मेरा भाई रहता है, तो मैं 1 तारीख को बोल देता हूँ। उससे पहले भी 20 तारीख से वो जो मैंगो शावर से शुरू हो जाते हैं। जैसे एडवांसिंग मानसून होता है तो उसके पहले भी तो उसके कुछ वो आते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े। फिर उसके बाद 1 जून के बाद 6 दिन बारिश होती है लगातार। फिर इसके बाद बोलो जोधपुर तक कब पहुँच जाता है? 15 की स्पीड से चलता है मानसून, अपनी गज चाल से चलता हुआ आगे बढ़ा। फिर यहाँ पर 15 जुलाई, देख लो मैप से देख के बताओ ना, मैप तो वही है तुम्हारे पास। कब तक पहुँच जाता है? 8 जुलाई तक पहुँच जाता है। 8 जुलाई लास्ट भारत को कब छोड़ देता बताओ? भारत को कब छोड़ देता? मतलब राजस्थान के और आगे देखो, जो लास्ट लाइन 15 जुलाई। अब लौटता हुआ मानसून का मैप देखो, वो नहीं दिया इसमें क्या? वही देखो ना, अब लौट रहा है 15 जुलाई है। 15 जुलाई अब लौटता हुआ नहीं है तुम्हारा? हाँ, अगला मिनट पढ़ो ना। ये लौटता हुआ कैसा है? अब वो हिंदू कुश तक गया 15 जुलाई से। सोचो, बताओ देविका, अब 15 जुलाई भारत छोड़ दिया, अफगानिस्तान में टकराया, तो कितने महीने बाद लौट के आया? 2 महीने हो गए। 15 जुलाई से 15 अगस्त, और 15 अगस्त से 2 महीने तक वो कहाँ कहाँ घूमा? पाकिस्तान। अच्छा, जोधपुर तक आते आते वो जो क्लाउड है उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी घट जाती है। शुरू में ज़्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, बरसाता जाएगा। तो वो कह रही, और फिर पाकिस्तान में और इतना बारिश नहीं करता है, इसीलिए वो लोग गेहूं की भीख मांगते हैं ना। तुमको मालूम है कि नहीं? गेहूं नहीं होता है वहाँ। और अफगानिस्तान तक जाते जाते वो नाम मात्र का रह जाता है, सिर्फ वो विदाउट रेन। वो यहाँ से काले मेघा होते हैं, वहाँ जाके सफ़ेद बन जाते हैं, फिर लौटता है। ठीक है कि नहीं? इस तरीके का। लेकिन लौटते समय भी कुछ होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो नदियाँ बहुत हैं, हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो नदियों की वजह से या इनमें प्रेसिपिटेशन है, वही पार्टिकल ग्रो कर जाते हैं। जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया ना इन्होंने कि उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन, और नहीं तो इवापोरेशन हो, कहीं ना कहीं नदियाँ हो तो वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश तो समुद्र के ऊपर होती है, क्योंकि वहीं इवापोरेशन, अगर बादल वहाँ तो अपने आप ही बरसा देगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो रिट्रीटिंग मानसून है या रिटर्निंग मानसून या रिट्रीटिंग, बीटिंग रिट्रीट का मतलब समझते हो कि नहीं? क्या होता है? 26 जनवरी के बाद जो 1 महीने से सिपाही वहाँ परेड कर रहे होते हैं, 28 को उनकी विदाई होती है, उसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। वो बड़े शान और शौकत के साथ की जाती है, उनको सबको विदा किया जाता है 1 किलो मिठाई के साथ पूरे, समझ आया? और वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, खूब रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, फिर उनकी विदाई होती है। तो रिट्रीट का ही मतलब है लौटना। तो वो ड्रम बाजे के साथ होती है, और हर नेशनल चैनल पर उसका लाइव टेलीकास्ट हमेशा होता है। इसको कई लोगों ने, आपने भी देखा होगा। तो 28 जनवरी को होता है 2 दिन बाद,
ठीक है, उसको लोग ज़्यादा मजे से देखते हैं क्योंकि उसमें रंगारंग कार्यक्रम होता है। तो उसी तरीके से एक एडवांसिंग मानसून है, तो मानसून 1 तारीख को इंटर करेगा, 1 जून को, 15 जुलाई को छोड़ेगा, वापस कब लौटेगा 15 सितंबर को। फिर भारत कब छोड़ेगा जरा देखो मैप में, भारत बोलो 1 दिसंबर तक, ये जब 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को छोड़ेगा समझो। तो इंडिया में कब है, नहीं तो यहाँ तक ले लो पूरा, इंडिया की वजह से ये सब आ रहा है। तो आप देखोगे दिसंबर में चेन्नई में खूब पेड़ गिरते हैं, अगर कभी है ना दिसंबर के टाइम पे, तो वो रिट्रीटिंग मानसून काफी बारिश करता है जो बचा हुआ। अब आगे देखो, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो फेज रिवर्सल है, कितने डिग्री का फेज रिवर्सल है त्रिशूल, बोलो। मानसून गया और लौटा कितने डिग्री का, 180 डिग्री। सो इट इज, इफ व्हाट इज मानसून, मानसून को डिफाइन करो। बोलो। है ना, देखो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड ओवर ए लार्ज एरिया इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मानसून। ठीक है, अब देखिए, नाउ ड्यू टू दिस द सीजन अकर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो मॉनसून ब्रिंग्स सीजन। तो हमारे यहाँ मानसून को लाने के लिए कौन सा मौसम सबसे ज्यादा जरूरी है, मान लीजिए किसी क्लाउड के लिए या प्रेसिपिटेशन के लिए, समर। समर से एक क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। आपने देखा है जो यूपी के है कि वहाँ जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आंधी खूब चलती है, और आंधी के बाद बारिश होती है, हमेशा ये चीज़ होगी क्योंकि वो लो प्रेशर जोन हो जाएगा। और उसको भरने के लिए कभी कभी चक्रवात साइक्लोन भी चलने लगते हैं, यहाँ से भी हवा आई और यहाँ से भी, और फिर ये घूम गई, ऐसे नहीं होता है, यहाँ की इधर आ गई, यहाँ की, तो इसी को साइक्लोन बन जाता है। तो इस तरीके से तो प्री मानसून समर होगा, फिर रेनी सीजन होगा, और उसके बाद चूंकि हम किस में प्रवेश कर जाते हैं बताओ, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। व्हाट डज इट मीन, हम लोगों में, आप लोगों ने देखा होगा कि सन, अर्थ कैसी है, क्या टिल्टेड है, अच्छा अर्थ टिल्टेड और ऐसे रोटेट कर रही है, और ये अर्थ किसके चारों ओर रोटेट कर रही है, सन के। क्या सन यहाँ है, नोल बता सकती हैं, बोलो। सन क्या इस ऑर्बिट के सेंटर में, सेंटर में, करेक्ट। ये एलिप्टिकल पाथ है, ये 2 सर्कल से मिला हुआ पाथ है, तो सन कहीं यहाँ या यहाँ होगा, इसमें 2 सेंटर होते हैं, समझ आया। 2 सेंटर का मतलब समझो कि तुम 2 धागे लो, और 2 धागे में एक ऐसे ढीला सा वो बांध दो तागा, और तागे को टाइट पकड़ के यहाँ से यहाँ तक चलो, और उस तागे को उधर रख के यहाँ से यहाँ, तो 2 सेंटर हुए। जैसे एक यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम धागा बांध दो और धागे से पेन को खींच लो, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक चले जाओगे, और इसको धागे को लट दो और फिर वहाँ से, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ। समझ आई बात। तो इस तरीके से 2 सेंटर है। अब जरा बताओ, ये अर्थ है, और अर्थ में ये बताओ विंटर क्यों आता है, नमन ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, विंटर क्यों आता है। हम तो वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बोलो। जब वो सन से बहुत दूर चला जाता है, बताओ। अर्थ का फेज, देखो इनका कहने का मतलब है कि जैसे अर्थ ये है, तो अर्थ यहाँ भी हो सकती है, एक अर्थ यहाँ है और दूसरा कहाँ पे है, ये देखो, ये है, और एक यहाँ पे है। तो अब ये सन है, ये है सन। तो यहाँ से जो सन रेज हैं, वो सन रेज सीधी कहाँ पड़ रही, बताओ। जब अर्थ यहाँ पर है, बोलो। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कह रही हैं सर, मतलब जब हमारे यहाँ सर्दी, हम यहाँ पे हैं, ये देखो हम यहाँ पे हैं कि नहीं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो तुमने नोएल की बात सुनी थी जब ये बोल रही थी कि नहीं सुनी थी, बोल रही थी कि जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही, हमारे यहाँ तो सीधी देखा नहीं पड़ रही ना, ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सर जब बहुत सर्दी पड़ती है तो चिली में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, क्योंकि जो चिली है वहाँ चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, क्योंकि वो सदर्न साउथ अमेरिका में। तो बोलो उस पर सीधी रेस पड़ी कि नहीं? अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ कितने महीने बाद आ जाएगा? तो जब 6 मंथ पे आ जाएगा तो क्या तुम यहाँ हो? तो अब जब यहाँ पे आ गए तो तुमको क्या पड़ा? अब सीधा तो तुमने कहा कि भाई ये जो है हमने मकर रेखा, यही मकर रेखा है, इसको क्रॉस कर दिया। बोले मकर संक्रांति आ गई 14 जनवरी, अब गर्मी का मजा लो। तो 14 जनवरी आने के बाद जो मकर रेखा है ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है। बीच की रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। तो हमने क्या किया बोलो? पहले नहीं पढ़ रहे थे, इसको मकर रेखा कहते हैं। कैप्रिकॉर्न को क्या कहते हैं? तो मकर को क्रॉस कर लिया, कहते हैं खुशी मनाओ, खिचड़ी खाओ, दही खाओ। अब तो मौसम गर्म होने वाला, दही खाइए आज से, दही खाएंगे, होता है कि नहीं? सो इस वजह से इट इज दैट व्हाई वी फील समर एंड व्हाई वी फील विंटर। ये बताओ। Because of the rotating of sun, I mean Earth around sun. कितनी बड़ी बात कह दी। Earth is tilted at 23 degree on its axis, so sun rays never fall straight on equator। देखो पहले सुनो, अभी बताएंगे त्रिशु आपको ये सारी बातें, फिर तुम समझना, फिर तुमसे सुनाएंगे, ठीक है? तो पहले देखो, the earth rays never falls straight to equator at certain times when it is aphelion। हीलियन का क्या मतलब है? बहुत अच्छा। और एफीलियन का मतलब दूर, और पेरिहीलियन का मतलब पास। तो जब अर्थ सन के पास है उस पोजीशन को क्या कहते हैं? पेरिहीलियन। पेरी से पास और एफ से दूर, पास से पास होता है कि नहीं? सो व्हेन इट इज एट एफीलियन देन सन रेज फॉल्स एट, सेंटेंस पूरा करो। Sun falls at Tropic of Capricorn. Capricorn and never falls straight to Tropic of Cancer, so we feel cool। और जबकि यहाँ पर it falls straight, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस वजह से ऐसा होता है। वरना क्या जो वैक्यूम है, वैक्यूम क्या एनर्जी ले लेगा? कहने की बोले दूर है, दूर होने से क्या सन की रेस तुम पे कम पड़ जाएगी? वैक्यूम कोई ठंडा कर देगा सन रेस, तो थोड़े ना कर पाए। ये तो है कि हम पे सन रेस पड़ नहीं रही, नहीं तो काम तो वही है। अरे तो वो जलजला ना, इतनी बात समझ में आ गई? नाउ वी विल सी, इतना ही रखो। कल इस